नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि क्यों होती है वर कन्या में किसी एक की मृत्यु। प्रिय मित्रों देखिए, जब हम कन्या का, वर का, लड़के लड़की का जब विवाह होता है तो तीन बातों को विशेष ध्यान में रख करके विवाह करना चाहिए, नहीं तो किसी एक की मृत्यु हो जाती है। वो तीन बातें क्या हैं? सबसे पहले आप ये देखिए कि गुरु उदय है कि अस्त है। दूसरा चीज, चंद्रमा नष्ट तो नहीं है। तीसरा चीज, शुक्र नष्ट तो नहीं है, अस्त तो नहीं है। इन तीनों बातों को ध्यान में दे करके विवाह करना चाहिए। यदि वर कन्या का विवाह हो रहा है और इन तीन बातों का अगर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, अगर कहीं गुरु अस्त होगा या शुक्र कहीं नष्ट होगा या चंद्रमा कहीं नष्ट होगा तो किसी एक की मृत्यु निश्चित हो जाती है। प्रिय मित्रों, आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि गुरु का उदय कैसे देखते हैं, अस्त कैसे देखते हैं, शुक्र का जो है नष्ट कैसे देखते हैं, अस्त कैसे देखते हैं, और चंद्रमा कब नष्ट हो जाता है कि जो ये हानिकारक होता है। प्रिय मित्रों, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि क्यों होती है वर कन्या में किसी एक की मृत्यु, विवाह, समय और विचार। तो देखिए, सबसे पहले वर कन्या के विवाह में तीन बातें अवश्य ध्यान देना चाहिए। पहला बात क्या है? गुरु उदय होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए। और दूसरा, शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए और चंद्रमा नष्ट नहीं होने चाहिए। तीन मुख्य बातों को विशेष ध्यान रख करके विवाह करना चाहिए। मैं यहाँ वर्णन किया हूँ विशेष। गुरु जो होता है 11 महीने पूरब में रहते हैं और हमेशा गुरु जो होता है 11 महीना उदय रहता है, वो भी पूर्व दिशा में। गुरु 11 महीने उदय रहते हैं और सिर्फ गुरु 1 महीने के लिए अस्त रहते हैं। इन बातों को आप नोट करके रखें। आप गुरु 11 महीने उदय रहते हुए पूर्व दिशा में और 1 महीने जो है अस्त रहते हैं। फिर मित्रों आगे बढ़ते हैं। शुक्र जो है 252 दिन पूरब में रहते हैं और 172 दिन पश्चिम दिशा में रहते हैं और सिर्फ 72 दिन उत्तर दिशा में रहते हैं और 9 दिन दक्षिण दिशा में रहते हैं। ये शुक्र का वर्णन है। शुक्र जो है 252 दिन पूरब में रहते हैं, 172 दिन पश्चिम दिशा में रहते हैं और 72 दिन उत्तर दिशा में रहते हैं और 9 दिन दक्षिण दिशा में रहते हैं। जब शुक्र उत्तर और दक्षिण में रहता है तो दिखते नहीं, माने अस्त माना जाता है। तो ये विशेष आपको ध्यान देना है कि जब हम विवाह करें तो शुक्र को ये देखें कि पंचांग के माध्यम से या ब्राह्मण के माध्यम से कि शुक्र कहीं उत्तर तो नहीं है या शुक्र कहीं दक्षिण दिशा में तो नहीं है। अगर शुक्र उत्तर दक्षिण दिशा में होगा तो विवाह शुभकारी नहीं माना जाता, उस समय विवाह नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ 72 दिन जो है शुक्र उत्तर में रहता है और 9 दिन दक्षिण में रहता है। ये आप किसी ब्राह्मण से पूछ सकते हैं, अपने जो आपके जो गुरु जी हों, या तो पंचांग के माध्यम से ये चीज देख सकते हैं। प्रिय मित्रों आगे बढ़ते हैं। गुरु और शुक्र के उदय होने पर 3 दिन तक बाल्य अवस्था रहती है और अस्त होने से 3 दिन पहले से वृद्धावस्था रहती है। आप थोड़ा सा सरलता समझ लीजिए। अगर मान लीजिए गुरु शुक्र उदय होने पर या गुरु शुक्र जब उदय होते हैं तो 3 दिन तक इनकी अवस्था बाल्य अवस्था रहती है, उसमें भी विवाह नहीं करना चाहिए। और अस्त होने से 3 दिन पहले, जब गुरु शुक्र अस्त होने लगे उसके 3 दिन पहले इनका वृद्धावस्था आ जाता है। जैसे आपको सरलता समझाने, जैसे कोई बाल्य अवस्था किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपके घर में भयंकर अग्नि लग गई है या कोई चोर आ गया है या कोई अकस्मात घर में घटना हो गया है तो सब भाग सकते हैं, पर जो छोटा बालक जन्म लिया होगा वो भाग नहीं सकता, तो इसे बोलते हैं बाल अवस्था। और वृद्धावस्था किसे कहते हैं? जैसे हम आप यंग लोग रनिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, लेकिन किसी 90-80 वर्ष के व्यक्ति को आप बोलो भाई चढ़ के दिखाओ तो व्यक्ति चढ़ नहीं पाएगा। तो इस चीज को आप सरलता समझ लीजिए कि गुरु शुक्र के उदय होने पर 3 दिन तक, जब उदय हो जाएंगे तो 3 दिन तक बाल अवस्था रहता है और अस्त होने से 3 दिन पहले से वृद्धावस्था रहती है। इसमें विवाह भूल करके नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, जब वृद्ध रहते हैं, वृद्ध रहे, बाल से विवाह शुभ नहीं रहता है। यानी जब वृद्ध रहे और बाल्य रहे तो उसमें विवाह शुभ नहीं माना जाता है। फिर तो चंद्रमा को बताने चल रहा हूं कि हर महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तक
चंद्रमा नष्ट माने जाते हैं। यहाँ सरलता समझिए, चंद्रमा में अस्त नहीं बोल रहा हूं, यहाँ मैं नष्ट बोल रहा हूं, माने चंद्रमा दिखाई नहीं देते। लमसम ये 4 दिन तक जो होता है इसमें भूल करके विवाह नहीं करना चाहिए। फिर से आप समझ लीजिए कि चंद्रमा हर महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से, आप समझ लीजिए पंचांग के माध्यम से आप देख लीजिए कि अगर त्रयोदशी से चंद्रमा जो होते हैं शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तक चंद्रमा नष्ट माने जाते हैं, चंद्र दर्शन नहीं होता है, ऐसे समय में विवाह 4 दिन तक नहीं करें। त्रयोदशी से प्रतिपदा तक जोड़ेंगे तो 4 दिन आता है, इसमें भूल करके विवाह नहीं करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है, कोई बोलेंगे चंद्रमा अस्त होता है, यहाँ अस्त की मैं बात नहीं कर रहा हूं, चंद्रमा नष्ट होता है माने दिखाई उस समय नहीं देता है कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तक, और इसमें भूल करके विवाह नहीं करना चाहिए। तो अब हम बताने चल रहे हैं, यदि भूल करके इन योगों में अगर विवाह करते हैं तो वर वधु में, कन्या लड़के में, वर कन्या में किसकी मृत्यु हो जाती है या किसको कष्ट पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, अगर मान लीजिए हम विवाह करें और गुरु अस्त हो यानी नष्ट होने पर वर की हानि यानी वर की मृत्यु हो सकती है। अगर गुरु अस्त है या नष्ट होने पर अगर विवाह करते हैं तो उस समय पुरुष वर्ग का यानी वर की मृत्यु हो सकती है। आज के जो माहौल चल रहा है, व्यक्ति बिना मिलाप किए या बिना सलाह लिए कुछ लोग प्रेम विवाह कर लेते हैं या कुछ लोग ऐसे विवाह कर सकते हैं, तो विवाह में दोष नहीं है, विवाह कर सकते हैं, पर इनका विवेचन, इनका ध्यान या मैचिंग करा के या पंचांग के माध्यम से देख करके ही विवाह करना चाहिए। अगर गुरु अस्त होगा, नष्ट होने पर अगर विवाह होता है तो वर की हानि यानी वर को कष्ट हो सकता है, लड़के को ऐसी मृत्यु हो सकती है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। अगर शुक्र नष्ट होने पर अगर विवाह हो जाता है तो कन्या की हानि यानी कन्या की मृत्यु भी हो सकती है। अगर शुक्र नष्ट होने पर अगर विवाह होता है, उस समय शुक्र नष्ट है, मैंने पहले बताया कि शुक्र नष्ट कहाँ माने जाते हैं, उत्तर और दक्षिण दिशा में शुक्र है तो समझ लीजिए उस समय अगर विवाह करते हैं तो वर की मृत्यु हो सकती है। और गुरु को मैंने बताया कि गुरु 11 महीने हमेशा उदय रहते हैं, मात्र सिर्फ 1 महीने तक जो है वो अस्त रहते हैं, तो उसमें विवाह नहीं करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। और यदि चंद्रमा नष्ट होने पर, जो मैंने बताया कि कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तक चंद्रमा उसमें नष्ट माने जाते हैं, अस्त की बात नहीं हो रही, नष्ट की बात हो रही, माने चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। और अगर चंद्रमा नष्ट होने पर अगर विवाह करते हैं तो दोनों के लिए हानि है, लड़के के लिए और लड़की के लिए भी, इसमें दोनों को कष्ट पहुंचेगा, दोनों के अकस्मात जो है तकलीफ पहुंच सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। तो इन सब चीजों का विवेचन करके बहुत शोध करने के बाद ये वीडियो बनाया हूं। काफी लोग तो ऐसे विवाह कर लेते हैं और आगे चल के उनके जीवन में काफी कठिनाई आ जाती है, कभी जो है पुरुष वर्ग नष्ट हो जाता है या कभी स्त्री वर्ग नष्ट हो जाते हैं। तो इन नियमों को 3 चीज को विशेष ध्यान देना है कि गुरु उस समय उदय होने चाहिए और शुक्र उस समय अस्त नहीं होने चाहिए और चंद्रमा नष्ट नहीं होने चाहिए। अगर इन चीजों को आप नोट कर लेंगे और इस मुहूर्त के हिसाब से आप विवाह करेंगे तो जीवन सुखमय रहेगा, कभी कष्ट जीवन में नहीं आएगा। आप सरलता से आपके जो गुरु जी हैं या ब्राह्मण हैं, पंचांग के माध्यम से आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्रिय मित्र, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।